सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे तो शाखाना के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। खबर आपको दे रहे हैं कि तो शाखाना केस सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अपील की समाअत के लिए मुकर्रर हो गए, लेकिन आज इस्लामाबाद की अदालत में तो शाखाना के हवाले से दोनों तरफ से बयानात भी हो रहे थे, दलाइल भी हो रहे थे, मामलात भी चल रहे थे। इस पर हम बात करेंगे। इमरान वसीम हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में अब अपील मुकर्रर हो गई है, दूसरी जानिब जो है आज केस की समाअत भी चलती रही जज दिलावर की अदालत में। क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील है, ये 21 रोज़ के बाद समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। असल खबर तो ये है। और दूसरी खबर ये है कि इसमें जो बेंच बनाया गया है उसमें चीफ जस्टिस बंदियाल साहब नहीं है, जैसे इजाजुल एहसन नहीं है, जैसे मुनीब अख्तर नहीं है। एक नया बेंच मिला है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा। 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सादिर फरमाया था कि तोशाखाना में जो चेयरमैन पीटीआई के एतराज़ात हैं उस पर दोबारा से समाअत की जाए, और ये मामला ट्रायल कोर्ट को जज हुमायूं दिलावर की अदालत में रिमांड किया गया था। तो ये जो रिमांड आर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इससे अगले रोज़ 5 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो आज तकरीबन 21 दिन बनते हैं। 21 दिनों के बाद ये अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। 2 रुकनी बेंच बनाया गया है और इस्तार ऑफिस की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला को नोटिस जारी कर दिया गया है। कल इस अपील पे समाअत होने जा रही है। सही। अच्छा, तो दूसरी जानिब आज केस भी चल रहा था लोअर कोर्ट में, तो ख्वाजा हारिस भी दलाइल दे रहे थे, अमजद परवेज़ भी थे। आज काफ़ी तवील एक समाअत का सिलसिला था। क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? आज अगर आप कहें कि अगर कोई पेशरफ्त हुई है तोशाखाना के ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग में, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो 2 गवाह थे, एक वकास मलिक और एक मुसद्दिक अनवर, उन पे ख्वाजा हारिस साहब ने अपनी जिरा को मुकम्मल कर लिया है और कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बुलाया जाएगा और उनका जो सेक्शन 342 का जो कि एक एक्यूज का स्टेटमेंट होता है, उनका बयान जो है कल ट्रायल कोर्ट में जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ये पेशरफ्त है और अदालती जो कार्रवाई है उसे कल तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन इसके साथ जो कनेक्टेड मैटर हैं, यानी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तोशा खाना का जो मुकदमा है उसे काबिल समाअत करार देने के हवाले से जो अपील थी उस पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत करने के बाद इस पर नोटिस जारी कर दिए हैं। किसी किस्म का हुक्म इम्तना जो है वो जारी नहीं किया गया। और फिर कल सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 4 जुलाई का जो फैसला है उस पर भी अपील में समाअत होने जा रही है। तो एक तरफ ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है, तो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग अपनी जगह पे, हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में भी तोशाखाना का मामला जो है वो पहुंच चुका है। और ख़ास बात यह है कि पहली मरतबा तोशाखाना के मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो समाअत होने जा रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना के केसेस के खिलाफ 2 मुख्तलिफ और भी दरख्वास्तें थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 3 दरख्वास्तें थी जिन पर समाअत हुई है। एक तो जज के ऊपर एतराज़ उठाया गया था हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर कि उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ख़ासतौर पर फेसबुक की बात की गई कि वहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट मौजूद हैं 2014 की जिनमें इमरान खान से मुतल्लिक कुछ ऐसी बातें की गई हैं, कुछ ऐसी पोस्ट की गई हैं जिसके बाद जज साहब की जो राय है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से वो वाज़ेह है, तो उन्हें फिर ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। और दूसरा जो 31 जुलाई के 2 ऑर्डर हैं, जिसमें एक तो तोशाखाना का रिकॉर्ड समन नहीं किया गया और दूसरा जो गवाह है इलेक्शन कमीशन के उसके दस्तखत में कुछ फ़र्क था, वो भी रिकॉर्ड नहीं बुलाया गया। वो भी दरखास्तों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, उस पर भी नोटिस जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, आप हमारे साथ खुसूसी। और अब आगे बढ़ेंगे, आप कुछ बात कर लेते हैं। इस वक्त निगरान सेटअप के हवाले से, हुकूमतों के हवाले से जो बात हो रही है, तजिया लेंगे। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर इन चीफ बोर्ड, सीनियर सहाफ़ी। लगारी साहब, नाम कुछ सामने आ रहे हैं, लेकिन उन नामों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि बाकायदा नाम नहीं है। ये बाकायदा और बेकायदा नामों का जो सिलसिला चल रहा है, निगरान हुकूमत
खुद से थोड़ा अब ये भी परेशानी चल रही है कि किसको आना है किसको नहीं आना, वक्त पर इलेक्शन होना है नहीं होना, ये इतनी गुमगू की सिचुएशन क्यों हो रही है? मतलब वक्त पड़ा है ना उनके पास, अभी तो तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन बाकी हैं और 10-12 दिनों के अंदर ये फैसला कर लेंगे। और वो हमारी जो मीडिया है, हम लोग जो हैं, हमारी बेताबी से फ़ायदा उठा रहे हैं और उसमें नए नए फिलर छोड़ रहे हैं। एक वज़ीर कहते हैं कि जनाब फलां शख्स होगा, और फिर एक और वज़ीर कहते हैं 2 दिन के बाद या 1.5 दिन के बाद कहते हैं नहीं नहीं वो नहीं होगा। फिर एक और के बारे में इस तरह से चीज़ें छोड़ी जाती हैं, चीज़ें छोड़ी जा रही हैं और फैसले जहाँ होने होंगे वहाँ फैसले हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अभी तक तो इनके पास ख़ुद भी नहीं पता है। अगर इनसे वाकई पूछा जाए कि भाई कौन आप निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, तो मेरे ख्याल में जिनके हाथ में फैसला है उनको भी शायद पता नहीं होगा। तो उनको भी नाम आने हैं, जो नाम आए तो फिर वहाँ से वो तो कह रहे हैं हम अपने अपने नाम देंगे। 3 नाम जो हैं वो अपोजिशन भी, और राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, उनके नाम होंगे तो वो हो गए। एक तरफ राजा साहब के नाम होंगे, दूसरी तरफ अब पूरी हुकूमत की तमाम सियासी जमातों के नाम, तो उसके बाद ही फैसला होगा ना लगारी साहब। नाम तो मेरे ख्याल में एक जैसे ही होंगे या एक दूसरे के मशवरे से होंगे। राजा रियाज तो खैर ऑन द रिकॉर्ड हैं, वो खुद नहीं तो उनके लोग हैं कि जनाब वो तो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और अगर नून लीग उनको टिकट नहीं देती है तो वो शायद पीपल्स पार्टी से के पास जाएं अपने। नून लीग का तो कंफर्म है, राना सनाउल्लाह साहब और उनका तो वैसे भी ताल्लुक बड़ा अच्छा है फैसलाबाद में, और राना अफजल साहब की डेथ के बाद उस हल्के में नून लीग के पास मजबूत कैंडिडेट उनके साहबजादे हैं, लेकिन उनको कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है। तो राजा साहब के लिए मैदान मेरे ख्याल में उनके साहबजादे भी इस बात के हक में नहीं है कि उनको अपने वालिद के हल्के से एक तरफ कर दिया जाए। वो भी जाहिर है कि सूबाई असम्बली से बुलाया जा सकता है उनको। नहीं, जब वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठ रहे हैं तो क्या सूबाई असम्बली में क्या करने जाएंगे, इसलिए कि वो वफाक में मौजूद हैं और वफाक के बड़े उसमें बड़े बड़े दायरे में बैठे हैं और बहुत आसूदा बैठे हैं। वो वापस लाहौर क्या करने जाएंगे, ये तो खैर एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल अभी भी राजा रियाज जो भी फैसला करेंगे, यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो कोई नून लीग के मशवरे से अलग का फैसला नहीं होगा। ये तो वो होगा जो बच्चे बैठकर फैसला करते हैं कि इस गुड्डी को उस गुड्डे के साथ ब्याह करना है, इस तरह का फैसला। लेकिन सर ये मुश्किल एक मामला नहीं होगा कि आप इलेक्शन में जब जारी हो गई तमाम इस वक्त हुकूमतें, बहुत बड़ा महंगाई का एक मामला है, बिजली के बिलों का एक इजाफा है, लोग हाथ पे पकड़े हुए इस वक्त परेशान हैं, तो हुकूमत इलेक्शन में जारी होगी, मुखालिफ जमात टूट फूट का शिकार हो चुकी है, तो ये किस तरह का इलेक्शन जो है वो फिर देखेंगे सर। देखिए हम अपने मेरे ख्याल में हम हमेशा ये कहते रहे, माजी में बहुत मरतबा हमने कहा, और अफसोस है कि हर बार फिर दोबारा कहना पड़ता है कि हम तारीख़ के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। और ये बदतरीन दौर जो है वो उसका तसलसल है, ये अलग नहीं है। एक दिन चल रहा था, कोई दिन था या 50 साल पहले या 60 साल पहले या उससे भी ज़्यादा पहले वो चल रहा था, वो दिन अभी तक चल रहा है। हमारे यहाँ वो दिन ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे यहाँ हुक्मरानी कैसे होती है, हुक्मरानी क्या होती है, हमने बदतरीन हुक्मरानी की बदतरीन शक्लें देखी हैं। हमने हुकूमत नहीं देखी है, हमने डिलीवरी नहीं देखी है, हमने ये नहीं देखा है कि लोगों के लिए बाद मौके आते हैं, बहुत खुशकुन होते हैं, लगता है कि जनाब ये वक्त ठहर जाए, लेकिन वक्त नहीं ठहरता है। वो खुशी के लम्हे बहुत आर्जी होते हैं और बहुत ही ऐसे होते हैं कि जिनको आप गिन नहीं सकते हैं। दुखों के लम्हे बहुत बड़े हैं। अब जो है इस वक्त लोगों के पास, हम समझ रहे थे कि इमरान खान का दौर एक क़यामत का दौर है, जो लोगों के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए गए। पिछले 13-14 महीनों में जो इस मुल्क के साथ हुआ, इस मुल्क के लोगों के साथ हुआ, इस मुल्क में जो महंगाई का तूफान आया, एक पहाड़ तोड़ दिए गए लोगों के ऊपर। अब इस पर क्या करें हम? हमारे लिए तो यही एक मसला होता है कि हम जब हुकूमत पर तनकीद कर रहे होते हैं तो हमसे कहते हैं कि जनाब ये तो किसी को भी देख कर खुश नहीं होते। हम किसको देख कर खुश हों? हमें कौन खुश कर सकता है? हमें क्या मिला? आम आदमी क्या है? एक गरीब आदमी की गुजर बसर कहते हैं, जिसके आप चलें, लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है, लोग 15,000 20,000 पर भी काम करने पर मजबूर हैं। लेकिन क्या 15-20 हज़ार कमाने वाला या 25-30 हज़ार कमाने वाला क्या घर में ले कर क्या जाएगा? उसके बच्चे आटा कहाँ से लेंगे, चीनी कहाँ से लेंगे? उनके बच्चों की ग़िज़ा नहीं पूरी हो सकती, मकान का किराया नहीं हो सकता। आपके बिजली के बिल कयामत है जनाब। आपके बिजली के बिल, आपके जो दीगर बिल हैं, यहाँ कराची में पानी नहीं आता मगर बिल आता है, यहाँ पर कराची में बिजली नहीं होती मगर बिल आता है, यहाँ पर जो है वो
गैस नहीं आती मगर बिल आता है, यहाँ पर जो है चीज़ें नहीं मिलती मगर बिल आता है, बच्चों को नहीं पढ़ाते मगर फीस आती है, स्कूल की फीस भी आती है, हर चीज़ आती है। जो चीज़ नहीं दी जाती, जो सर्विसेज नहीं मिलती हैं, उनकी फीस ली जाती है लोगों को, और लोग भरने के लिए वो है लाचार हैं। लोगों के पास कोई चारा नहीं है कि अपनी जान छुड़ाएं, कैसे छुड़ाएं। सारी लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मामलात, कैसे ज़िंदगी को गुजारा जाए। हर हुकूमत है, दावा और है और हकीकत कुछ और है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जयकार आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ा अहम मामला है, वो है पाकिस्तान के तालीमी इदारों में इस वक्त मनशियात का इस्तेमाल और उसके असरात के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद इराकी साहब, वाइस चांसलर हैं कराची यूनिवर्सिटी के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये मनशियात के जिस तरह से इस्तेमाल और ये चीज़ें हो रही हैं, इंतज़ामिया भी है, रियासत भी है, ये कैसे किस तरह से हो रहा है, क्यों इस पर रोकथाम नहीं हो पा रही और वजूहात क्या हो रही हैं इसके होने की? सर बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने का। असल में हमें जो भी मसाइल हैं जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिया, उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। इशू ये नहीं है कि तालीमी इदारों में ये क्राइम्स हैं, ये ड्रग्स हैं या दूसरे सोशल ईवल्स हैं। इसका ताल्लुक हम अपने माशरे से कनेक्ट करते हैं, इसका ताल्लुक सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से होती है। तो आपने जो सवाल पूछा कि ये जो ड्रग्स बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी वजह शायद हम ड्रग्स के बारे में सही मायनों में अवेयरनेस पैदा करने में नाकाम रहे हैं। दूसरी बात, जो पॉलिसीज हैं वो सिर्फ डॉक्यूमेंट तक नहीं होनी चाहिए। जो इन्फ्लक्स है ड्रग्स का डिफरेंट बॉर्डर से जी, उसको बहुत ही सख्ती के साथ बंद करने की जरूरत है। और जो इस कारोबार में शामिल हैं उनको जब तक आप सख्त और मिसाली सजा नहीं, ये तो मैंने आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जवाब दिया था। दूसरी बात जो आपने बयान किया, तालीमी इदारों का क्या किरदार है, असातिज़ा का क्या किरदार है और वालिदैन का क्या किरदार है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं हकीकत से बात करूं तो ना ही असातिज़ा और ना ही वालिदैन अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर और उनकी असलाह के तौर पे और उनकी भलाई के तौर पे हम इतनी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वी फेल। शायद अब हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर रिलाई करने लगे हैं और कमरे में बैठे हुए हम अपने मोबाइल पे काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। तो मेरे नज़र में घर स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे वालिदैन को, गार्जियंस को अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। इस बात पे मुतमईन ना हो कि बच्चा गया है शाम को अपने दोस्तों के साथ और अगले दिन ही सुबह आएगा। ये जो सोच है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको एज ए वालिदैन, मुझे एज ए वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जब हम असातिज़ा की बात करते हैं तो असातिज़ा अनफॉर्चुनेटली आज सिर्फ क्लासरूम तक महदूद हो गया है। बाकी उसका एक जो ताल्लुक है एज ए उस्ताद, एज ए तालिब इल्म, वो मैं डिसकनेक्ट देखता हूँ। आज का उस्ताद शायद इतना वक्त अपने बच्चों को नहीं दे रहा है जी। उनकी तरबियत के अंदर, उसके साथ बातचीत करने के अंदर और माशरे के मसाइल के ऊपर बात हम नहीं कर रहे हैं। तो शायद ये डिसकनेक्टिविटी है ऑन पार्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये नहीं सोचना चाहिए कि ड्रग्स बाहर का मसला है, ड्रग्स मेरे घर तक पहुंच गया है, ड्रग्स मेरा मसला है। और हम असातिज़ा, वालिदैन, रियासत तमाम की जिम्मेदारी है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त।
आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।